हेडिंग है हेडिंग है सेल का वैद्युत वाहक बल। कल थोड़ा सा पढ़े थे ना सेल के बारे में। सेल के बारे में क्या बताए थे? वैद्युत सेल पढ़े थे ना कल हम लोग। तो वैद्युत सेल में यही ना कहा गया था कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यही ना पढ़ा गया था कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हम बताए थे कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड वाला पॉजिटिव होता है और कैथोड वाला निगेटिव होता है। वो जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक विलयन में डूबे होते हैं। उस विलयन को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य का विलयन है, उसी को ना बोलते हैं जी। तो इलेक्ट्रोड में एनोड कैथोड हो गया था और ये दोनों इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबे होते हैं उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन है। आज हम लोग को पढ़ना है कि सेल का, अच्छा ये भी पढ़े थे हम लोग कि सेल कितने प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल है जिसको आप एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा उसको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। और द्वितीयक सेल वह सेल है जिसको एक बार यूज कर लेने के बाद दोबारा उसको आवेशित करके चार्ज करके यूज कर सकते हैं। इतना हुआ था ना कल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सेल बना दे रहे हैं। ऐसे सेल का सिंबल सभी लोग जानते हैं ना, इस तरह से होता है। ये होता है सेल का सिंबल, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरह बना रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड और एक एनोड और एक कैथोड दिखाई दे। तो ये आपका हो गया वैद्युत अपघट्य विलयन। इसमें क्या डाल दिए? वैद्युत अपघट्य। सबसे अच्छा H2SO4 होता है ना जी, उसी को डाल देते हैं इसमें H2SO। अच्छा, जो पदार्थ आयनित होने वाला होगा ना, माने जो आयन में परिवर्तित हो जाए वो सब क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। जिसमें आयन होगा, जो आयन में परिवर्तित हो जाए वही क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो इसमें हो गया एक हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया H2SO4। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये हो गया आपका प्लस, यह हो गया माइनस। एक प्लस और एक प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, माइनस वाले को कैथोड। यहाँ लिख दे रहे हैं एनोड और यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये तो समझ रहे हैं कि सेल बन गया हम लोगों का वैद्युत सेल। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि तार जोड़ दे रहे हैं। तार जोड़ देंगे तभी ना धारा बहेगा। इसमें तार जोड़ा जाए, यहाँ से आप तार जोड़ दीजिए और तार जोड़ के इधर एक बल्ब है, ठीक है। इधर एक बल्ब है, इसमें लाइट जोड़ दिए, एक स्विच लगा दिया जाए। इसमें यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है। एक स्विच लगा दिया गया। बल्ब जल रहा है? नहीं, बल्ब नहीं जल रहा है। स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बल्ब जल गया। अब थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझिए, क्या है इसमें, क्या क्या इसमें प्रोसेस हो रहा है। इस पर है धन आवेश, इस पर है ऋण आवेश। ये बताइए ये धन आवेश क्यों हुआ है? ये जो छड़ है ये धन आवेशित क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जो छड़ है वो धन आवेशित है ना, तो धन आवेश वही ना बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इलेक्ट्रॉन दिया किसको है? नहीं, विलयन को दिया है। ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? अरे तुम लोग याद करो, हम लोग पहले दो इलेक्ट्रोड नहीं डाले थे, पहले एक ही नहीं डाले थे। तो डाले थे तो जो इलेक्ट्रोड डाले थे वो धन आवेशित हुआ था, या जो विलयन था ऋण आवेशित हो गया था। उस ऋण को न इस छड़ से कनेक्ट किए हैं ताकि वो ऋण इस किस में आ जाए? इस छड़ में आ जाए। तो ये पॉजिटिव है, यह इलेक्ट्रॉन दिया है किसको?
विलयन को दिया है। अब विलयन में से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? छड़ पर, माइनस वाले पर। तो माइनस वाले के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है? अब इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, और वही अगर इस विलयन में है तो आयन है, माने वो विलयन में है तो क्या है? आयन है, धनायन और ऋणायन है। लेकिन अगर तार में आ गया तो आयन रहेगा? नहीं, वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, माइनस की तरफ से जाता है जी, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, यहाँ पर आएगा ना छड़ में, और छड़ फिर किसको दे देगा? विलयन को। विलयन फिर कहाँ जाएगा? फिर माइनस के साथ, फिर ये घूमेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से बहेगा, और धारा इसमें इसके उल्टा दिशा में बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए ये बताइए कोई ना कोई बल चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन को गति कौन कराएगा? इलेक्ट्रॉन को गति कराता है विभव। वो विभव यहाँ पर कौन उत्पन्न करेगा? सेल। अच्छा ये बताइए, सेल के पास अगर विभव नहीं रहेगा तो वो धारा को धक्का देगा? हम लोग पिछले लेसन में ही ना पढ़े हैं हम लोग कि धारा को धक्का कौन देता है? विभव। रोकता कौन है? तो इसमें धारा बह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं धक्का देने वाला विभव है। तो उस विभव को यहाँ पर विभव नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। अब वैद्युत वाहक बल का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन इसमें जब गति कर रहा है तभी न धारा बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब इसमें आवेश गति कर रहा है तो क्या बह रहा है? धारा। और उस आवेश को गति कराने के लिए कहीं से ना कहीं से बल लगाना पड़ेगा। वो बल बिना ऊर्जा का आएगा नहीं, तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो जो सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे हैं ना, वो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करता है, और जब अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगा, और उसी ऊर्जा से आवेश क्या करेगा? इसमें गति करेगा, और जब आवेश गति करेगा तो इसमें विद्युत धारा बहेगा। अब बताइए, जब आवेश गति करेगा तो ऊर्जा तो लेगा ही लेगा, एनर्जी को लॉस करेगा ना। तो जितना इसमें एनर्जी रहेगा उतना एनर्जी में आवेश गति करेगा, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो आवेश गति करना बंद कर देगा, धारा बहना बंद हो जाएगा। हम लोग कहेंगे बैटरी क्या हो गया? डाउन हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? आवेश गति कैसे कर रहा है? आवेश को ऊर्जा कहीं से चाहिए ना, तो आवेश को ऊर्जा कौन दे रहा है? सेल ऊर्जा कहाँ से ले आ रहा है? अपने जो ये रासायनिक पदार्थ भरे हैं ना अंदर, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मान लीजिए छड़ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा। उस ऊर्जा से आवेश क्या होता है? गति करता है। जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बहेगा। तो मोटा मोटी चीज़ ये समझिए कि आवेश को गति कराने के लिए ऊर्जा चाहिए। अच्छा, कहीं भी गति कराना हो तो बिना ऊर्जा गति होगा? नहीं। तुम्ही लोग गति कराना हो, तुम लोग खुद अपना गति करना हो, चलना हो कहीं पर पैदल, तो बिना ऊर्जा का चलेंगे? नहीं। वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। इसका ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया से मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है ना कि ऊर्जा रोज रोज बन रहा है। ऊर्जा बन गया एक बार, और उसी ऊर्जा से गति कर रहा है आवेश, धारा बह रहा है, ऊर्जा खत्म हो जाएगा, आवेश गति करना बंद कर देगा, विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगा, बैटरी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इसी में अगर प्राथमिक है तो चार्ज भी नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक है तो आराम से क्या कर लेंगे? चार्ज कर लेंगे। फिर जितना ऊर्जा खत्म हुआ है फिर इसको उतना ऊर्जा क्या कर देंगे? दे देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ जाइए कि जब हम इस सेल के द्वारा विद्युत धारा हम प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए हमको आवेशों की गति करानी पड़ेगी, और आवेशों की गति कराने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? सेल से। तो यहाँ से परिभाषा दिया जाता है कि किसी परिपथ में, अभी तो परिपथ न हो गया, परिपथ किसे कहते हैं? जिसमें से धारा प्रवाहित होता है ना, जिस पथ से होकर धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? परिपथ। तो जिस परिपथ किसी परिपथ में आवेश को एक चक्कर प्रवाहित कराने में, एक चक्कर मैंने समझ रहे हैं, यहाँ से आवेश निकला और यहाँ गति करते 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 गया, इसमें गति करके और फिर इसमें आ गया, जहाँ से चला था फिर वहाँ पर आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया ना। तो किसी आवेश को इसमें एक चक्कर गति कराने में जो सेल द्वारा व्यय ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल।
और अच्छा डेफिनेशन बनाना होता है तो कहते हैं कि एकांक आवेश को, कितना आवेश को, एकांक आवेश को एक चक्कर प्रवाहित कराने में जो सेल द्वारा व्यय ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। लेकिन एकांक से बढ़िया है क्या कहिए कि परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश को एक चक्कर पूरा कराने में या एक चक्कर पूरा करने में जो सेल द्वारा, सेल के चलते ही ना आवेश इसमें गति कर रहा है जी, सेल को निकाल देंगे तो आवेश गति करेगा, नहीं गति करेगा। तो आवेश को गति कराने के लिए ऊर्जा कौन दे रहा है, सेल। तो आवेश को गति कराने के लिए सेल जो ऊर्जा दे रहा है ना, वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक माने होता है ले जाने वाला, वाहक मतलब ले जाने वाला, तो वैद्युत को ले जाने वाला बल, वैद्युत को ले जाने वाला बल मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली कहें तो ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही ले जाएगा उसको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश को इस परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो व्यय ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत वाहक बल। और वैद्युत वाहक बल का जो प्रदर्शन किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वो दिखाते हैं ई से भी दिखाया जाता है और EMF से भी दिखाया जाता है। ई से भी दिखा सकते हैं और EMF से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव वैद्युत वाहक बल। नहीं तो केवल किससे दिखाते हैं, ई से, समझ जाएंगे ना। तो ई जो होता है, अब डेफिनेशन दिया जाता है, सूत्र लिखा जाता है तो आता है W/Q। अब ये आता कैसे, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसमें Q आवेश को एक चक्कर प्रवाहित कराना है, कितना को, Q आवेश को एक चक्कर प्रवाहित कराना है। तो Q आवेश को एक चक्कर इस परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए इसको W जूल कार्य करना पड़े, तो इस कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। एक ही बल का देखिए कई तरह से डेफिनेशन बनाया जा रहा है। ये बताइए, जब Q से भाग करेंगे तो हमको तो ये पता चल जाएगा कि एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में कितना कार्य करना पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश है, कितना कूलाम है, 5 कूलाम। अब 5 कूलाम को आवेश को प्रवाहित करने के लिए मान लीजिए कि 20 जूल ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, कितना, तो W हो गया, वो W हो गया कार्य मतलब कि ऊर्जा, अरे कार्य मतलब ऊर्जा है, प्रवाहित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य क्या है, ऊर्जा है। तो 20 जूल, ठीक, 20 जूल अब बटे 5, तो 5 चौके मतलब 1 कूलाम को प्रवाहित करने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, 4। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एकांक आवेश को परिपथ में एक चक्कर प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगी या सेल द्वारा जो दिया गया ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। और मतलब इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा कि सेल द्वारा आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो व्यय ऊर्जा है उसे क्या बोल देंगे, वैद्युत वाहक बल। तो इसके लिए वैद्युत वाहक बल को ई से दिखाते हैं और ई का सूत्र बन जाता है W/Q। अब यहाँ से मात्रक अगर लिखें, ई का मात्रक बता दीजिए क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं ना, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या लिखा जाता है, वोल्ट लिखा जाता है। और ध्यान देना, विभव का मात्रक भी वोल्ट लिखा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर पहचानना होगा। तो वैद्युत वाहक बल को ई से दिखाया जाता है और विभव को किसे दिखाते हैं, भी का भी सूत्र यही हुआ करता था ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, भी और ई। वैद्युत वाहक बल दे रहा है तो ई लिखा जाएगा, अब विभव दे रहा है तो क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। कंफर्म है, लिखिए तो हो गया। तो ये तो हो गया सेल का वैद्युत वाहक बल। अब ये कहा जाए कि तब सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कब होगा, ध्यान समझिए, सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कब होगा, जब WQ के बराबर हो जाएगा, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। और नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि W = 1 और Q = 2 तो E = 1 हो जाएगा। हम यह मान लें कि इस सेल द्वारा कितना कूलाम आवेश प्रवाहित कराना है और उसके लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है,
1 जूल। तो अगर किसी सेल द्वारा, ध्यान से समझो, अगर किसी सेल द्वारा सेल सहित संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय किया जाए, चाहे 1 जूल ऊर्जा खर्च किया जाए, तब उस सेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। समझा रहा है? अब 12 वोल्ट ले आना हो तो अब तो W 12 रख देंगे, Q नहीं, उतना वहीं दूर ना हो जाओ, W को 12 रख देंगे और Q को 1 रख देंगे। डेफिनेशन ना बनाना है। तो 12 वोल्ट की बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं वो 12 वोल्ट उसका वैद्युत वाहक बल अगर डिफाइन करना है तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी सेल द्वारा चाहे किसी बैटरी द्वारा 1 कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने में अगर 12 जूल ऊर्जा खर्च होता है, आवेश 1 कूलाम है लेकिन उसको 1 कूलाम आवेश बहुत ज़्यादा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है, 1 कूलाम आवेश ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलाम आवेश को अगर सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने में 12 जूल ऊर्जा खर्च हो गया तो बैटरी का जो वैद्युत वाहक बल होगा कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। अगर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने के लिए 6 जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है तो उसका वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। 3 खर्च हो रहा है, 3 वोल्ट हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर, इसी चित्र से हम लोग का काम हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल समझते हैं? टर्मिनल, टर्मिनल का अर्थ यही है पॉजिटिव और निगेटिव एनोड कैथोड है ना, इसी को हम क्या कर रहे हैं? टर्मिनल। तो ये दोनों टर्मिनल है और इन टर्मिनल के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल विभवांतर। बहुत सिंपल है। एनोड और कैथोड देख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर प्लस और माइनस होता है उसके बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। एक टर्मिनल विभवांतर एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान समझिए। हम लोग टर्मिनल विभवांतर को देख रहे हैं। सेल में, ये आपका सेल हो गया, सेल से हमको विद्युत धारा प्रवाहित कराना है। तो आवेश जब गति करेगा तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो आवेश को गति कराने के लिए आवेश को ऊर्जा कहाँ से चाहिए? सेल से चाहिए ना। सेल से जोड़े हैं तो सेल ही ना उसको ऊर्जा देगा। तो सेल ऊर्जा देगा तो आवेश इसमें गति करेगा। तो किसी सेल द्वारा 1 कूलाम आवेश को, ध्यान से समझना, किसी सेल द्वारा 1 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में, देख रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, चाहे एक दूसरे सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसको हम कह रहे हैं टर्मिनल विभवांतर। इसमें सेल सहित नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो वैद्युत वाहक बल है उसमें ये कहा जा रहा है कि सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, मतलब अगर आवेश यहाँ से चल रहा है ना तो ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आएगा, फिर घूम के इसमें आके फिर इसमें चल जाएगा। तो आवेश अगर सेल में भी ले रहे हैं हम लोग, सेल में जब आवेश गति कर रहा है और उसमें जो ऊर्जा सब ले रहे हैं तो वो कहलाएगा वैद्युत वाहक बल। लेकिन बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में अंतर समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है दोनों में। हमको बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आवेश को पहुंचाना है तो उसमें जो बैटरी द्वारा दिया गया ऊर्जा होगा वो कहलाएगा टर्मिनल विभवांतर। और सेल सहित है संपूर्ण परिपथ में, पूरा में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उस समय जो ऊर्जा व्यय होगा उसको कहेंगे वैद्युत वाहक बल। तो दोनों में अंतर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? क्या अंतर है? यही ना अंतर दिख रहा है। एक में केवल बाह्य परिपथ लिया जा रहा है टर्मिनल विभवांतर में, और एक में सेल सहित संपूर्ण परिपथ ले रहे हैं। अंतर समझ आ रहा है? अब ये बताइए कि E ज्यादा होगा कि V ज्यादा होगा? E ज्यादा होगा, क्योंकि E ज्यादा ऊर्जा न खर्च करेगा संपूर्ण परिपथ में। V क्या होगा? कम होगा। V घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल दोनों में अंतर समझिए। सेल सहित संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है, और सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। दोनों में अंतर है ना, एक में सेल को छाट दे रहे हैं, केवल हम बाह्य परिपथ ले रहे हैं, और एक में बाह्य परिपथ सहित संपूर्ण मतलब परिपथ को ले रहे हैं, सेल को भी ले रहे हैं। दी गई सूत्र दोनों का बराबर आया ना। हम क्या लिखे हैं ध्यान से देखिए, तो ये लिखा गया है कि हम लोग मान लेते हैं कि Q कूलाम आवेश को, Q कूलाम सेल के एक सिरे से, देखिए बाह्य परिपथ से होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कुल कार्य कितना हो, W जूल हो, तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। यही नहीं इसका मतलब हुआ कि जब Q से भाग कर दिए तो मिल गए 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, लेकिन अंतर क्या रहा दोनों में, टर्मिनल विभवांतर में और वैद्युत वाहक बल में। ध्यान समझिए, टर्मिनल विभवांतर में 1 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य है, जबकि वैद्युत वाहक बल में सेल सहित संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, और इसका मात्रक भी हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसी को क्या कह देंगे, वोल्ट। अब यदि हम यह मान लें कि ये जो बाह्य परिपथ है इसका प्रतिरोध R है, मान लेते हैं कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना है, अभी कितना है, भी हमारा यहाँ पर दिया है ना, W बाई Q। अगर इसमें हम यह मान लें कि I धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I हो, तो किसका नियम लगाएं, ओम का नियम। I आ रहा है, R आ रहा है, V आ रहा है, तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR होगा ना। तो इस सूत्र को और बना सकते हैं, V के बदले लिख देंगे IR, तो हो जाएगा IR इक्वल टू W बाई Q। अगर जरूरत पड़ता है तो इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए उसके नीचे, ये नीचे लिख लीजिए, और आगे कल पढ़ा जाएगा। हाँ, लिख लो उसके नीचे, सूत्र के नीचे।